बायोलॉजी में हम लोग कल पढ़े थे, याद है तुम लोग का? कल जाति क्षेत्र संबंध के बारे में पढ़े थे हम लोग। और जाति क्षेत्र संबंध में जो आपने समीकरण पढ़ा था क्या होता है याद है? यस बराबर सी ए के पावर जेड, यस बराबर सी ए के पावर जेड हम लोग पढ़े थे। और क्या होता है आप पढ़े भी थे, यस को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं और जेड को क्या कहते हैं, याद करो। यस को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं और जेड को क्या कहते हैं। यस आपका होता है जातीय समृद्धि, ए आपका एरिया होता है, सी आपका क्या होता है, सी को ढाल कहते हैं ना, सी को ढाल कहते हैं। सब लोग याद रखेंगे, कल हम लोग पढ़े थे इसको। उसके बाद से कल मैंने पढ़ाया था कि क्या इसकी क्वालिटी होते हैं, क्या गुण होता है, इसके बारे में भी हम लोग जाने थे। आज उसके आगे वाला हेडिंग हम लोग पढ़ाई करने के लिए चल रहे हैं, समझे। जैव विविधता भी पढ़े थे, जीवधारियों के बीच में जो विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जहाँ जैव विविधता अधिक होती है वहाँ पर जीवों की संख्या, जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो आज का हेडिंग है आपका, ठीक है। पारिस्थितिकी की स्वच्छता भी पढ़े थे कल। आहार श्रृंखला भी पढ़े थे आप, आहार श्रृंखला पढ़े थे ना। आज जैव विविधता की क्षति, जैव विधि आहार खाद्य में, खाद्य माने भोजन, आहार माने भोजन, कोई अंतर नहीं है दोनों से। चलिए जैव विविधता के क्षति, देखो अगर पहले तनी हेडिंग बना लो, कोशी स्तर, कोशी स्तर, कोशी स्तर, ट्रैफिक लेयर कहते हैं अंग्रेजी में। चलो हो गई, तने रंगीन हो गई। ट्रैफिक, ट्रैफिक लेयर, ट्रैफिक लेयर, ट्रैफिक लेयर। आज इसी की बात करें। अच्छा ये बताओ, पहले समझते हैं ध्यान से। भाई घास है, ओकरा बाद आगे पढ़ेंगे। घास है, घास को कौन खाता है सोच के बताओ। टीडा, टीडा, टीडा माने, टीडा माने, और टीडा को कौन खाता है? मेढक, 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 मेढक को कौन खाता है? सांप, सांप को कौन खाता है? चील या बाज। तो चलिए घास है, घास को खाता है टीडा, टीडा खाता है, और टीडा खाता है मेढक, मेढक खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। सबको याद होगा ये चीज, ठीक है। नहीं तो मान, हाँ तब क्या करना, तो आदमी नहीं खाता है, भाई तोड़ी के जाएगा। मछलियाँ सापेन हुआ है, मछलियाँ सापेन हुआ है। आप नहीं खाते तो दुनिया में ब्राजील चले जाना, ब्राजील में तो बहुत लोग सांप खाते हैं। चलो हाँ, नागालैंड आदमी ये खाते हैं। घास हुआ, टीडा हुआ, मेढक हुआ, सांप हुआ और क्या हुआ? बाज हुआ। तो देखो ये एक आहार श्रृंखला हुई, एक ये क्या हो गई, सुनो इधर समझो। आहार श्रृंखला हुई, आहार श्रृंखला इसलिए हुई क्योंकि घास को टीडा, टीडा को देखो घास का माने जो घास है, घास का आहार सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश अपना भोजन बनाता है। और जो टीडा का आहार क्या है? घास है। मेढक का आहार क्या है? टीडा है। और सांप का आहार मेढक है। और बाज का आहार क्या होता है? हाँ सांप है। तो देखो यह एक कड़ी के रूप में है। मैंने कहोगे ना कि जब ये सब आहार श्रृंखला, सब जितने मिल रहे हैं सब मिल करके आहार श्रृंखला बना रहे हैं, तो कहोगे कि आहार श्रृंखला के जो कड़ी होता है, जो क्या होता है? कड़ी। इस कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशी स्तर कहते हैं। और देखो क्या क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उत्पादक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्वितीयक, सेकेंडरी होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं अंग्रेजी में उपभोक्ता को। इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थी उपभोक्ता, चतुर्थी उपभोक्ता। सिर्फ काफी छोड़ पहले पढ़ो, वो बर्बाद कर देगा। 4 नंबर का है, ये तुम्हारा जाने वाला है। कहाँ बोर्ड गया जानते ही हो तुम लोग, जान लगा दो पढ़ाई में। पेट में कोई टेंशन मत लो, जगह भी दिखाएगा, पैसा दोगे नंबर मिल जाएगा, नो टेंशन। टेंशन इसका है कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो तो कोशी स्तर की परिभाषा लिखो, लिखो आहार श्रृंखला के, आहार
श्रृंखला के आहार श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर कहते हैं। लिखो जल्दी से लिखो। याद हो गया सबको? नीचे उदाहरण भी जो आपके सामने पेश किया गया है, बनारस से चल के आया है ये, तो आप उसको भी लिख लेंगे। आगरा का करने जाओगे? आइए। जय यार पढ़ना क्या कर रहे हो? पागल ना होगा। ये पढ़ो पहले, दिन में रोज करिए ना, क्यों रोके जाता का? वो तो दिन में कर ही रहो, कौन बैठ कर पढ़ रहा? तू अपना मन में सोचा लिखेंगे, टॉप करोगे तुम। लॉस ऑफ पत्थर उसी को मारा जाता है जिसके ऊपर फल होता है, इसे तुमको बोलते क्योंकि तुम फल के रूप में। लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी। लॉस माने हानि या क्षति। देखो जैव विविधता के हेडिंग है, ठीक है ना? जैव विविधता के क्षति के निम्नलिखित कारण है। क्षति के निम्नलिखित कारण है। जैव विविधता के क्षति के निम्नलिखित कारण है। जैव विविधता के क्षति के निम्नलिखित कारण है। पहला, आवासीय क्षति। आवासीय क्षति या विखंडन। विखंडन माने क्या होता है? टूटना। पहला है आवासीय क्षति या विखंडन। माने देखो लगातार जैव विविधता में क्षति हो रही है, तो आखिर क्यों हो रही है इसके बारे में हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें जिसमें पहला आपका हेडिंग है कि जब भी जैव विविधता के बारे में पूछे कि जैव विविधता के क्षति के क्या कारण होता है, तो आदमी उसको बता सकता है कि जैव विविधता के निम्नलिखित कारण होता है। पहला इसमें है जिसका आप देख ही रहे हैं, लगातार जनसंख्या घट रही है। तो पहला होगा, लिख लो, हैबिचुअल लॉस। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हैबिचुअल लॉस। आवासीय को हैबिचुअल कहते हैं। एंड फ्रेगमेंटेशन सब अंग्रेजी किताब पर भी लिख लेना आप लोग, मेंटेशन, ठीक है? देखो जब ये बात आपकी रहेगा ना, तो जब भी आपसे बात करेगा कि आखिर आवासीय क्षति से कैसे पर्यावरण की नुकसान हो रही है, कैसे जैव विविधता लगातार घट रही है, तो पहले कुछ बात जानो। ये जंतु या पादप के विलुप्तीकरण का, देखो क्षति का मतलब होता है विलुप्त हो रहे हैं। पहले डायनासोर रहते थे, क्या क्या नहीं रहते थे, लेकिन अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे जंतु या पादपों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रफल में होने वाले आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण। एक समय वर्षा वन पृथ्वी पर के 14% क्षेत्र में फैले थे, जबकि आज 6% से अधिक नहीं है। पहले का आवासीय का मतलब कहाँ है? जितने भी जीव जंतु होते हैं उसका घर कहाँ है मालूम है? कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं। पहले का था नो कि इस पृथ्वी पर 14% हिस्सा पर वन था। सुन लो ध्यान से। अब वन पहले 14 था और अब क्या हो गया भाई? 6 हो गया। हुआ का जितने भी लोग थे वो रहने के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिए, और काटने के कारण लगातार जंगलों की रफ्तार गिरती गई, पेड़ पौधों की संख्या कम होती गई, और उसके बाद से लोग क्या किए? सड़क का निर्माण किए, सब बांध बनाए, सब तालाब बनाए, घर बनाए, जिसके कारण लगातार पौधों की कटाई हुई, और इसीलिए जीव जंतुओं के रहने के लिए क्या हो गया? कम संख्या होगी भाई। तो लिख लो तनी आवासीय क्षति में। देखो सभी जीव जंतु जी में कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किताब पर भी लिख लेंगे अंग्रेजी में, ध्यान रखना, समझे बात को? किताब पर भी आप लिख लेंगे
अत्यधिक दोहन, अंग्रेजी में कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखो अत्यधिक दोहन का मतलब होता क्या है। जब भी आपसे कोई पूछे कि अगर अति दोहन के बारे में कोई आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप जरूर बताएंगे। देखो मनुष्य सदैव भोजन, आवास, लकड़ी और दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन जब आवश्यकता बढ़ जाती है तो इस प्राकृतिक संपदा का अति दोहन हो जाता है, जिससे विशेष जीव प्रभावित होते हैं। जैसे आप पढ़े भी होंगे, जैसे समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर जैसी अनेक जातियां लुप्त के कगार पर हैं। मन कहने का मतलब है कि मनुष्य जो होता है अपने भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, दवाओं के लिए तथा अनेक प्रकार के आवासों के लिए वह लकड़ी प्राप्त करने के लिए वह जंगलों पर क्या होता है, आधारित रहता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब उसकी आवश्यकता बढ़ती है तो वनों की कटाई करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। और ज़रा सोचो, इतना ही कटाई किया है वनों का, इतना दोहन किया है, इतना कटाई हुआ कि मात्र 500 वर्षों में लगभग सोचो कि स्टीलर समुद्री गाय यहाँ पर लिख देते हैं, स्टीलर समुद्री गाय जो कि जंगल में रहती थी, पैसेंजर हाँ कबूतर, बस समुद्री लिखल बनू गाय के नाम यह, लेकिन जंगल में रहती थी। तो जानते हो ये दोनों गाय ये गाय है और ये कबूतर दोनों अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। विलुप्त का मतलब होता है दिखाई नहीं देते। क्यों? अच्छा, अति दोहन कहते किसे आते हैं कि जब बहुत अधिक जंगलों को कटाई करना, मैंने कहा ना कि आवास के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, दवाई प्राप्त करने के लिए जितने भी जीव जंतु होते हैं वह प्रकृति पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और अत्यधिक रूप से वो जंगलों को काटते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अत्यधिक दोहन कहते हैं। इसके काटने से स्टीलर समुद्री गाय भी लुप्त हो गई है और पैसेंजर कबूतर भी क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो लिखो अत्यधिक दोहन में देखो मनुष्य होता ही है ना। विदेशी जातियों का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग बाहर से, समझ रहे बात को, यदि बाहर से कुछ जातियाँ ऐसे लाएं, विदेशी जातियाँ का जीव ऐसे लाएं कि जब हम लोग उसको कहीं रखें तो वहाँ के स्थानीय जीवों को समाप्त कर देता है। जैसे पहले का ना एशिया में जलकुंभी नहीं था बाबू, एशिया में जलकुंभी जानते हैं ना, जलकुंभी जो पोखरा में देखते होंगे आप, तालाब वगैरह में, तो पहले एशिया में जलकुंभी नहीं था, ये यूरोप में लाया गया। और लाया गया तो इतना इसका प्रहार हुआ कि आज हर एक तालाब में आपको जलकुंभी दिखाई देगा। तो विदेशियाँ होती है। उसके बाद से एक और इसमें उदाहरण दिखाता है मछली के बारे में। तो पहले ना यहाँ एक मछली थी जो कि नील नदी में पाई जाती है, जिसका नाम था नाइल पर्च। एक मछली है, ठीक है ना, उसका नाम है नाइल पर्च। जो नाइल पर्च मछली है वो नील नदी की मछली है, माने नील नदी में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी है नील नदी। इस मछली को अफ्रीका के माने उठाया गया और उठा करके अफ्रीका में जाओगे तो विक्टोरिया एक झील है, विक्टोरिया का है झील है, उसी झील में डाल दिया गया। जब भी डाला गया, सुन लो, वहाँ माने जो पहले से विक्टोरिया झील में उपस्थित थी, कितनी 200 से अधिक मछलियाँ, सिचलिड, बिजोड़ सिचलिड, ठीक है ना, एक मछली थी जिसका नाम था सिचलिड, जो कि उस तालाब में रहती थी। इसकी 200 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गई। 200 से अधिक जातियाँ कहाँ हो गई, विलुप्त हो गई, माने अदृश्य हो गई। जरा सोचो कि कितना आक्रामक थी ये नाइल पर्च मछलियाँ। तो कहने का मेरा मतलब है ना कि जैव विविधता की क्षति के ये भी तो कारण हो सकता है कि पहले मान लो यहाँ पर 300 मछलियाँ उपस्थित थी, मान लो 500 थी, 200 अधिक जातियों की मछलियाँ थी, लेकिन नील नदी का मछली जिसका नाम आप देख ही रहे हैं, जब लाया गया नाइल पर्च को तो आई और आकर के विदेशी मछली होगी ना, एक देश से दूसरे देश में आ गया तो विदेशी ही कहलाएगा, समझ रहे हो। तो उसको लाया गया नील नदी से उठा करके और अफ्रीका के जो विक्टोरिया झील है उसमें डाला गया। जब डाला गया तो उस विक्टोरिया झील में जो पहले से 200 जाति की मछलियाँ थी वो अदृश्य हो गई। वो कहाँ हो गई, अदृश्य हो गई। इन लोगों ने खा लिया होगा, इन लोगों को, इस मछलियों को खा लिया होगा और सब विलुप्त हो गए। तो इस तरीके से ये जैव विविधता भी विदेशी जातियों के आक्रमण से माने विलुप्त हो जाता है। तो लिख लो
जब जान लिख लो बाबू, सह विलुप्ता, सह विलुप्ता अंग्रेजी में कहते हैं को एक्सटिनिकेशन, को एक्सटिनिकेशन, सह विलुप्ता। इसके बारे में जानो। सह का मतलब होता है एक साथ, और विलुप्ता का मतलब होता है विलुप्त होना। जब एक साथ दो जातियाँ विलुप्त हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सह विलुप्ता। जब एक साथ दो जातियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सह विलुप्ता। मान लो कि ये कोई नदी है, क्या है, नदी है, उस नदी में बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ दोनों उपस्थित है। एक नदी है, नदी में क्या है, बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियाँ सब उपस्थित है। अब मान लो कि छोटी मछली है वो अदृश्य हो गई, मानो विलुप्त हो गई, और उस छोटी मछली को बड़ी मछली खाती थी, तो बताओ बड़ी मछली कैसे जीवित रहेगी? जब उसी का आहार था वो छोटी मछली को खाती थी, छोटी जो मछली थी विलुप्त हो गई, तो उस पर आश्रित रहने वाला जो बड़ी मछली है वो भी विलुप्त हो जाएगी। किसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह विलुप्ता। लिख लो सह विलुप्ता में, समझे है ना? लिखो। जब एक साथ, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब आपके पास है क्या चाहिए, विक्षुब्धन, विक्षुब्धन। इसका मतलब देखो नया नया शब्द आपको मिल रहा है, सब आपके किताब में बुक में दिया गया है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। विक्षुब्धन क्या होता है, देख लो ध्यान से। तो अगर कोई विक्षुब्धन कहेगा तो इसके बारे में बी खाली लिखा मत लिखना, विक्षुब्धन केवल लिखना। डिस्टरबेंस कहते हैं अंग्रेजी में, डिस्टरबेंस। देखो क्या होता है ना कि जहाँ जीव रहता है वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में कोई परिवर्तन हो गया। जहाँ जीव रहता है, जैसे कोई जंगल है, जंगल में जीव रहता है और उसके जो प्राकृतिक आवास है, डिस्टर्बेंस का मतलब डिस्टर्ब हो जाना, जो प्राकृतिक आवास है जब उसमें अचानक परिवर्तन हो जाता है तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विक्षुब्धन। कहा गया कि जहाँ जीव रहते हैं वहाँ के जो प्राकृतिक आवास है वहाँ अचानक जब परिवर्तन हो जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षुब्धन कहते हैं। मान लो कोई जंगल है, जंगल में जीव रहते हैं और जंगल में आग लग गया, जंगल में क्या लग गया, आग लग गया, तो आग लगने के कारण वहाँ पर जो जीव होते हैं उन जीवों में क्या होता है भाई, बहुत सारी जातियाँ विलुप्त हो जाती है। जब आग लगे तो जल जाएंगे, जलने के बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो लिख लो विक्षुब्धन। जहाँ लिखो, जहाँ जीव